नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। महापुरुषों की भूमि बंगाल, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि बंगाल, लेकिन सत्ता का स्वभाव ही बदलना होता है, सो बंगाल की सियासत भी बदल रही है। और बंगाल की बदलती सियासत में, राजनीति के बदलते दौर में, चुनावों में वोटों का आधार बदल रहा है। आज श्वेत पत्र हम इस मुद्दे पर पेश करेंगे कि क्या ये सही है कि आज की तारीख में बंगाल में भी जाति सोचकर वोट दिए जा रहे हैं, जाति सोचकर वोट मांगे जा रहे हैं। क्या जाति की एंट्री फुल एंड फाइनल हो चुकी है पश्चिम बंगाल में? 10 करोड़ की कुल आबादी में 28% अनुसूचित जाति जनजाति की ये वो लोग हैं पश्चिम बंगाल की पारंपरिक क्लास पॉलिटिक्स में, जिनकी पहचान अभी तक सिर्फ वोट थी। लेकिन इनकी पहचान, आवाज, संघर्ष और मुद्दों के लिए भद्र लोग की सियासत में कोई जगह नहीं दिखती थी। सत्ता के शतरंज में प्यादे से ज्यादा कोई अहमियत दर्ज नहीं हुई कभी। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल की सत्ता के संघर्ष में कुछ सवाल पहली बार उठे हैं। क्या इस बार जातियां तय करेंगी पश्चिम बंगाल की किस्मत? क्या भद्र लोक वाले पश्चिम बंगाल के नए भाग्य विधाता हैं छोटे लोग? क्या पहली बार जातियों के मुद्दे बनेंगे सत्ता की सीढ़ी? कास्ट पॉलिटिक्स की जमीन पर कहां खड़ा है पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल की सियासी नब्ज को छूने के लिए हम पहुंचे वहां जहां के लोग इन दिनों सत्ता के नए भाग्य विधाता माने जा रहे हैं। मतुआ समाज के ये वो लोग हैं जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में हमेशा से थे, लेकिन पहली बार खुद राजनीति बने हैं। लेफ्ट और राइट के बीच नई कास्ट पॉलिटिक्स का केंद्रीय कार्यालय ठाकुरबाड़ी में मौजूद है। यानी कि मतुआ समुदाय के जितने भी लोग होते हैं उनके लिए परम श्रद्धा का स्थल। यहाँ से जो गुरुओं की आवाज निकलती रही है, उस एक आवाज को ये पत्थर की लकीर मानते रहे हैं अभी तक। कई सालों से जो हमने देखा है उसमें एक पार्टी विशेष के लिए सबकी श्रद्धा रहती थी, लेकिन आज की तारीख में ये दो धड़ों में बंट रहा है। हमने वादा किया था कि 19 में नरेंद्र मोदी सरकार चुनकर लाई है, हम सिटीजनशिप में अमेंडमेंट कर कर कानून लाएंगे जो मेरे मतवा समाज के भाइयों को भारत की नागरिकता देगा, भारत की नागरिकता। हमने 2018 में वादा किया था, 19 में मतवा समाज ने हमारी झोली कमल के फूलों से भर दी। मोदी सरकार बनी और हमने तनिक भर भी देर नहीं की, 2020 में ही हम सीए लेकर आए और आज कानून अस्तित्व में आए। आज के कॉन्टेक्स्ट में काफी चर्चा मटुआ वोट बैंक की हो रही है। अरे कितना कम्युनिटी है, खाली आप एक का नाम क्यों कहते हैं? पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी उनके पास है, वो भी है, थोड़ा करीब कुछ लाख है, लेकिन ऐसा बहुत सारे है। मटुआ है, बाउरी है, बागदी है, शाह है, बैनर्जी है, चटर्जी है, अधिकारी है, पांडे है, सिंह है। कितना है, कितना बोलेगा? बहुत है। राजवंशी है, कमतापुरी है, सादरी है, कुरमाली है, कुर्मी है, वो महातो है, वो कुंभकार है, सॉरी कर्मकार है। ऐसे बहुत सारे है। ऑल कम्युनिटी, ऑल कास्ट है। ये मटुआ करते हैं, उसको पता नहीं था। जब बर्मा जिंदा था 20 साल उनको हमने देखा, हमने सब कुछ कर दिया। अभी आके फायदा ले रहा है झूठा बात करके। बट आई वर्क फॉर ऑल। इन लोगों की अपनी रीत है, अपनी चाहत है, अपने मुद्दे हैं, अपने संस्कार हैं, अपनी श्रद्धा है। पश्चिम बंगाल में किसी का भी शासन चलता हो, ठाकुरबाड़ी में बोड़ो माँ यानी बड़ी माँ की सत्ता चलती है। जो इशारा उनके परिवार की तरफ से होता है, वहां मतुआ समाज का पूरा वोट चले जाने की परंपरा है, क्योंकि प्रश्न जरूरत से ज्यादा आस्था का है। ठाकुर যেভাবে রাখে, ঠাকুর ভালো রেখেছে, ভালো আছি। আগে থেকে ভালো আছে।
पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास गवाह है कि 1977 में मतुआ समाज ने लेफ्ट को समर्थन दिया तो लेफ्ट ने 34 साल शासन किया। 2011 से ममता बनर्जी के साथ मतुआ समाज आया तो ममता ने 1 दशक पूरा सत्ता में रहते हुए गुजारा है। 2019 के आम चुनावों की बदली हुई कहानी के पीछे भी क्या यही किरदार था? जय जय श्री राम। इस एक आशीर्वाद ने बीजेपी को 2 लोकसभा सीट से 18 सीट तक पहुंचाने में बड़ी मदद की। मोदी जी स्वागतम। अब बारी विधानसभा चुनावों की है और मतुआ समाज से आश्वासन की निगाहें हर दल की दरकार से ज्यादा मजबूरी है। मतुआ एक कम्युनिटी है जो कम्युनिटी ईस्ट पाकिस्तान से आए थे। उस समय बांग्लादेश नहीं था, पहले तो ईस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान जब बांग्लादेश बन गया उसके पहले से ही मतुआ कम्युनिटी था। मतुआ कम्युनिटी से न्यू नॉमेनक्लेचर ऐसे नहीं है, क्योंकि मतुआ एक संप्रदाय है जो अलग भगवान को पूजा करते हैं, जिसको वो बाबा ठाकुर कहते हैं। कि मतुआ वोट्स बहुत ज्यादा है, मतुआ तो दे आर इन लार्ज नंबर्स और कहीं ना कहीं पार्टीशन से बंगाल बाहर नहीं आया और मतुआ कम्युनिटी का लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है टू बी परमानेंट सिटीजन्स। मतुआ समाज में बड़ी संख्या में नामशूद्र दलित शामिल हैं। ये लोग 17.4% आबादी के साथ 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर जीत की उम्मीद बढ़ा देते हैं। उत्तर और दक्षिण परगना में इनके प्रभाव वाली 64 सीटें हैं। लोकसभा के लिहाज से ये कम से कम 10 सीटों पर अच्छा असर रखते हैं। सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने पहली बार मतुआ समाज को सत्ता में प्रतिनिधित्व दिया तो ये एक मुश्त वोट उनके खाते में जाने लगा था, लेकिन बीजेपी ने नागरिकता का आश्वासन देकर खेल इस बार दिलचस्प बना दिया है। यहाँ पे रैली अमित शाह की हुई थी। चुनाव में क्या क्या आप लोगों को वादा कर? अमित शाह बोला इधर से जो नागरिक जो दावी किया ना नागरिक तो नागरिक देगा। तो विश्वास हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? हम तो विश्वास होता है जो वो देता है, वो जो बात करता है वो देगा, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, घुसपैठियों को घुसने नहीं देगी और शरणार्थियों को सम्मान और नागरिकता देकर गले से लगाने का काम करेगी ये भारतीय जनता पार्टी की। नागरिकता का सवाल मतुआ समाज के लिए किसी राजनीतिक मुद्दे से कहीं ज्यादा भावनात्मक है और इसके पीछे पीढ़ियों के संघर्ष की लंबी कहानी है जो हम आगे दिखाएंगे। अभी चलते हैं उस मैदान में जहां सत्ता का स्वभाव एक बड़ा संकेत दे रहा है। ठाकुरबाड़ी से सटा हुआ जो मैदान है, जो सबसे पवित्र जो कुंड माना जाता है, उसके ठीक बगल में लगता हुआ, यानी संकेतों के हिसाब से सबसे सही, वहां 11 फरवरी को अमित शाह की रैली हुई। लेकिन जब अभिषेक बनर्जी को 25 तारीख को यहां रैली करनी थी तो उन्हें थोड़ा दूर जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ के खेत में अचानक धान की फसल नजर आने लगी। तो अब जाहिर सी बात है कि समुदाय में से ही लोग ऐसे भी हैं जो अगर टीएमसी को सपोर्ट करते हैं तो बीजेपी को भी सपोर्ट करते हैं, जो कि नई चीज है मतुआ समाज के लिए। यस, एक्चुअली जो देखा जा रहा है कि पिछली 11 फरवरी उस दिन अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह आया था, लेकिन इस मैदान में हुआ है। लेकिन अब जब पता चला कि टीएमसी आने वाला है, टीएमसी रैली करने वाला है और अभिषेक आने वाला है, तब अचानक उस दिन 2 दिन बाद ही जो धान का मैदान बन गया। यानी समाज के अंदर सपोर्ट है दोनों पार्टियों का, लेकिन पहले नहीं था। 2 साल और 12 साल पहले ये नहीं था, सिर्फ एक ही पार्टी था, टीएमसी पार्टी। लेकिन आज पिछले 10 साल से 12 साल से ये दोनों ये है, कुछ टीएमसी और बाकी जैसो है सो बीजेपी है। 10-12 सालों में मतुआ समाज की नीतियों में जिस बदलाव की बात हो रही है, यही वो 10-12 साल हैं जहां से क्लास यानी वर्ग के ऊपर कास्ट यानी जातियों को तरजीह मिलने लगी। यही वो दौर है जब से भद्रलोक वाला बंगाल बदलता चला गया। बंगाल में एक चलती भाषा जो है उसमें समाज को 2 हिस्सों में देखा जाता था। एक था जो भद्र समाज है, भद्र लोक है, और उसके जो विपरीत थे
जो अभद्र होते थे या जो भद्र लोग के जो गुण थे, जो वो गुण अगर उनमें ना हो तो उनको छोटो लोग कहा जाता था। देखिए, पश्चिम बंगाल में ये जो जाति के जो इशू है, ये पहली बार हो रहा है ऐसे नहीं है। बहुत दिनों से जातिवाद का इशू है, लेकिन जैसे यूपी में और बिहार में ये एकदम मैनिफेस्ट होता है, हिडन नहीं होता है। मतलब आप खुलेआम एकदम इशू बनाते हैं चुनाव के समय। पश्चिम बंगाल में ऐसे कभी नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने धोती, कुर्ता और चमकते चश्मा लगाने वाले भद्रलोक के नेताओं की जगह छोटे छोटे जातिगत समूहों से संपर्क साधा और लेफ्ट से सत्ता छीनी। बहुत पुरानी कहावत है कि जो बंगाल आज सोचता है वो हिंदुस्तान आने वाले कल में सोचेगा, लेकिन ये उस भद्रलोक की बात थी। भद्रलोक जिसका विश्लेषण हम आगे आपको दिखाएंगे, क्योंकि उसी की काट में ममता बनर्जी जब अपनी आक्रामक ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर आगे बढ़ी तो उन्होंने अपने वोट बैंक यानी छोटे लोग का निर्माण किया। जातियों की जो सड़क ममता बनर्जी ने बनाई, उसी पर चलकर बीजेपी ने अपनी संभावित जीत के किले बनाए हैं। मतुआ समाज की अहमियत को समझते हुए सीएए लागू करके लाखों मतुआओं को नागरिकता देने का वादा किया। बड़ो माँ यानी बड़ी माँ, जिन्हें मतुआ समाज देवी मानकर पूजता है, उनका मार्च 2019 में यानी प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद देने के कुछ दिनों बाद ही निधन हो गया था। अब उनके बेटे शांतनु ठाकुर वर्तमान लोकसभा में बीजेपी के सांसद हैं और मतुआ समाज का राजनीतिक चेहरा भी। आप लोगों को और क्या चाहिए? इधर तो ऑल इंडिया मतुआ महासंघ है, सब ठीक ठाक चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ऑल इंडिया का मतुआ महासंघ के जो प्रधान जो एम है, लक्ष्य है, जो शरणार्थी का नागरिकत्व देना है, मतुआ समाज डेवलपमेंट होना है, इसलिए ऑल इंडिया मतुआ महासंघ काम कर रही है। हर गांव में, हर जिला में, हर राज्यों में ऑल इंडिया मतुआ मतलब सारा भारत में ये चल रही है। टोटल मतुआ समाज के लिए डेवलपमेंट का काम कर रही है। इधर जो बंगाल लोकसभा का सांसद तथा ऑल इंडिया मतुआ महासंघ का संघाधिपति श्री शांतनु ठाकुर। नाम शूद्र शरणार्थियों का इस इलाके से रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन जब बंटवारे और विभाजन की लकीरें मानचित्र पर बनी तो वो रिश्ता जीवन और सम्मान के प्रश्न से जुड़कर श्रद्धा का हो गया। जब भारत का विभाजन हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, उस समय ईस्ट पाकिस्तान में जितने हिंदू परिवार थे वहां से पलायन करके जब पश्चिम बंगाल में आकर बसे तो उन्हीं में एक है अहम मतुआ समाज। उस समय ये लोग आकर यहाँ पर बस गए। आज भी नागरिकता की लड़ाई चल रही है। दिलचस्प ये है कि नागरिकता की लड़ाई के समानांतर वोट देने का अधिकार जरूर इन सबके पास रहता है, लेकिन आज की तारीख में मुद्दे बहुत हैं इस समूचे समाज के। मैं 8 में पढ़ती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर कैसा है स्कूल? मैं यहाँ नहीं, बीरा पे एक स्कूल पे पढ़ता हूँ, सरकारी स्कूल पे। अच्छा, स्कूल ठीक है? है। और खाना पानी सब है? सब ठीक है। सब ठीक है। मतुआ समाज की नई पीढ़ी से अलग पुरानी पीढ़ी के लिए आज भी जिंदगी एक आई कार्ड में सिमटी है। इनका नाम संतोष बाला है। इनकी पहचान इनका रजिस्ट्रेशन नंबर 2066। इसके अलावा अगर इन्हें कुछ याद है तो बांग्लादेश बनने से पहले पूर्वी पाकिस्तान से जान बचाकर भागते समय के जख्म। আমরা নির্যাতন খাচ্ছি, কারণ হচ্ছে আমার বাড়ি নারায়ণপুর, আমি সেখানে হরিনাম করতেছি। মা, আমার মাথায় 3টে সেলাই আছে। হরিডাঙ্কা বাজায় রাত্রি যখন আমি বাড়ি ফিরি। या फिर इन्हें याद है नागरिकता का संघर्ष। आपने की चान? আমরা বাংলাদেশ থেকে এসে এখানে আমরা শরণার্থী কিংবা মানে উদ্বাস্তু, তাই আমরা এখানে আমরা নাগরিকত্ব চাই। संतोष बाला की तरह लाखों नामशूद्र पश्चिम बंगाल आए। दिलचस्प यह है कि राजनीति ने उन्हें वोट डालने का अधिकार दे दिया, लेकिन उनकी नागरिकता सिर्फ संघर्ष के कागजों में दर्ज है।
उनका सारा जहान मतुआ समाज के संरक्षकों की ठाकुरबाड़ी ही है। इस ठाकुरबाड़ी का सम्मान 200 साल पुराना है, अविभाजित भारत के समय से। संतोष बाला अकेले नहीं, मणिमोहन मजूमदार भी पूर्वी पाकिस्तान से जान बचा कर आए। वो याद करते करते उनका लहजा भर्रा जाता है, आंखों में आंसुओं की नमी आ जाती है। अब उम्र के इस पड़ाव पर खुद को पक्की पहचान वाला भारत का नागरिक होते देखना चाहते हैं। अगर इनकी व्यथा को समझना है तो ये देखना होगा कि कैसे अपना घर बार सब कुछ छोड़कर बांग्लादेश से सबको आना पड़ा था। ये भी अपना घर वहां पर छोड़कर आए हैं, यहाँ पर भारत में रह रहे हैं। তো কেন আসছে? আচ্ছা, মুসলমানদের অন্যায় অত্যাচারের জন্য আমরা ওখানে টিকতে পাইনি। মা বোনদের ইজ্জত নিয়েই তারা সিনেমিনি খেলছে। সহ্য করতে না পেরে রাত্রের অন্ধকারে ওপার থেকে এপারে এসে পৌঁছেছি। এখন ঠাকুর যেভাবে রাখে, ঠাকুর ভালো রেখেছে, ভালো আছি। মনে দিতে ঠিক মতো কাজ করে খেতে পারলে ভালো। এখন আমরা একমাত্র সেই নাগরিকত্ব। কে দেবে সেটা আমরা জানি না বাবা, কে দেবে? কে দেবে নাগরিকতা? প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, নেতা মহোদয়ের কাছে আমরা দাবি করছি। দেখ কখন কি অবস্থা দেবে, কে দেবে জানতো না। বিশ্বাস, হ্যাঁ বিশ্বাস। राजनीतिक विश्लेषण में ये कहा जा सकता है कि नामशूद्रों की पहचान के संघर्ष ने कास्ट पॉलिटिक्स के पिलर को मजबूत कर दिया, लेकिन इसे ऐसे भी माना जा सकता है कि विस्थापितों को एक भावनात्मक शरण मिली मतुआ समाज के संरक्षकों से और उनकी निष्ठा भी वोट पॉलिटिक्स से जुड़ती चली गई। ममता बनर्जी के मतुआ समाज को जमीन के अधिकार देने के फैसले हों या बीजेपी के CAA लागू करने के वादे के साथ उनके घरों में खाना खाकर भावनात्मक रिश्ता बनाने की कवायद, चुनावों के परिणाम ही अंत में इस बात पर मुहर लगाएंगे कि क्या वाकई बंगाल की राजनीति अब जातीय राजनीति में तब्दील हो चुकी है। कुछ पार्टी तो हम लोग को लग रहा है, देख रहे हैं हम लोग जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो बंगाल में बटेगा नहीं। हाँ, जाति मुद्दा तो बनाना चाहते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज है। देश का जो भी जितना भी स्टेट है उस स्टेट में होगा, पर बंगाल में ऐसा नहीं होगा। बंगाल का जो वोटर है वो बहुत मैच्योर्ड वोटर है, तो इस जाति मायने नहीं रखेगा। बिहार और यूपी नहीं है यहाँ पर जाति, बंगाल में जाति का कोई मुद्दा नहीं रखता यहाँ पर, क्योंकि हम लोग देखा गया है बिहार और यूपी के चुनाव में जाति का मुद्दा उन लोग खड़ा करता है, लेकिन बंगाल में उन लोग खड़ा करने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन बंगाल के चुनाव में जातियों को मुद्दा नहीं रखेगा। जाति यहाँ पर नहीं मायने रखते हैं। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल एक अलग चीज है। ये वोट के बाद पता चल जाएगा। अभी ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? वैसे यहाँ ये भी बताते चलें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में राजवंशी समुदाय की भी अपनी अहम भूमिका है। इनकी आबादी 4.2% है और कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रायगंज, बालूरघाट, उत्तरी मालदा, दक्षिण मालदा में राजवंशी वोट एक मुश्त अगर पड़ जाए तो नतीजे पर सीधा असर पड़ना तय। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के संगठन में राजवंशियों को सम्मानजनक जगह दी। इसके अलावा वो उनसे जुड़े छोटे छोटे मुद्दों को बंगाली अस्मिता से जोड़ती रही। लेकिन बीजेपी की कूच बिहार रैलियों को देखिए तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में आई हलचल को समझना मुश्किल नहीं होता। पीले झंडों में चमकता केसरिया राजवंशी समुदाय के सम्मान का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह जब इनके राजा और नेता से मिलते हैं और एक बटालियन की घोषणा करते हैं तो इसे पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए स्टैंड की तरह देखा जा रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार पैरामिलिट्री फोर्सेस में नारायणी बटालियन की स्थापना कर इसको चीर स्मरण इसी तरह से ममता बनर्जी ने एक समय में गोरखा समुदाय के तमांग, लिंबू, राय, मागर, लेप्चा और भूटिया लोगों को कई सुविधाएं देकर अपने पाले में किया था।
लेकिन 2014 और 2019 में बीजेपी ने गोरखा जनमुक्ति के अध्यक्ष बिमल गुरुंग को साधकर दार्जिलिंग की सीट जीत ली थी। अब जबकि विधानसभा चुनाव होने हैं, ममता सरकार ने गुरुंग पर चल रहे 70 मुकदमे वापस लेने का ऐलान कर दिया है। गुरुंग अब तृणमूल के साथ हैं और ये उठापटक ही पश्चिम बंगाल की नई राजनीति। हम बंगाल की राजनीति में जातियों की भूमिका तलाश रहे थे और उन भूमिकाओं में जो मिला वो कहीं कहीं बहुत काला था, कहीं कहीं बहुत लाल। आज के बंगाल की सियासी तस्वीर में वो काला और लाल साफ नजर आता है। पश्चिम बंगाल में जातियां मायने नहीं रखती हैं, ये बात बहुत सालों से कही गई है, लेकिन क्या वाकई हमेशा से ऐसा था? यहाँ पर जातीय विभाजन को समझने के लिए समय में थोड़ा पीछे भी चलना पड़ेगा और सुंदरबंस के मरीज जापी जो नरसंहार था उसका जिक्र जरूर आएगा। मोदी जी स्वागतम। ये कहने और सुनने में अच्छा लगता है कि पश्चिम बंगाल में अब तक कास्ट की नहीं क्लास की राजनीति होती आई थी, लेकिन मरीज झापी का अर्थ सत्य इस बात को चुनौती देता है। ये दिस इज नॉट जस्ट लेफ्ट शेम, दिस इज ऑल्सो बंगाल्स शेम कि देखिए तब प्रेस गैग था पूरा। बहुत सारे लोगों को मरीज झापी मैसेकर के बारे में पता नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को पता है भी। तो तब क्यों एक पब्लिक आउटरीच नहीं हुआ कि इतना बड़ा मैसेकर? दिस इज द बिगेस्ट मैसेकर इन इंडिया, दिस इज बिगर देन 1984 एंड 2002, लेकिन इसका जिक्र नहीं होता। अगर भद्रलोक होते तो शायद इस पे बात होता, भद्रलोक नहीं है, छोटे लोग है, इसीलिए इस पे बात नहीं हुआ कभी। हजारों शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से जान बचाकर हिंदुस्तान आ रहे थे, तब ये भारत के लिए भी एक समस्या थी। The refugees are still coming over and you have this enormous problem in India. How much longer can you sustain this? We can't sustain it now longer. It's now for some months it really has been something that's, water going higher and higher. What are you going to do about it? But something will have to be done. One thing I must say that I'm absolutely determined that all the refugees of all religions must go back. We are not going to absorb them in our population. पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी, सिद्धार्थ शंकर राय मुख्यमंत्री थे। हजारों शरणार्थी पश्चिम बंगाल में दाखिल हो चुके थे। इनमें सबसे बड़ी संख्या दलित नामशूद्रों की थी। 1977 में पश्चिम बंगाल की राजनीति बदली, लेफ्ट सरकार आई, ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। भद्रलोक यानी बौद्धिक और व्यावहारिक क्लास का चेहरा। मरीज झापी के दलित शरणार्थी इस सिस्टम में फिट नहीं बैठते थे। लेफ्ट ने इनको बोला कि आप ये आइलैंड छोड़ के चले जाइए, इधर आप बस नहीं सकते। तो ये लोग बहुत रिजिड थे, बोले नहीं, इतने साल हमने वेट किया, अब तो हम, और आपसे तो पैसा नहीं लिया हमने, आपसे कोई हेल्प नहीं लिया, इधर तो कोई था ही नहीं, तो हम तो ये आइलैंड छोड़ के नहीं जाएंगे। तो दिसंबर 1978 से लेके मई 1979, ये 6 मंथ्स 7 मंथ्स के पीरियड में दहशत फैलाया लेफ्ट ने उस आइलैंड पे, और उधर रेप्स हुआ, इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ, बच्चों को मारा गया, गोली चलाया गया, एंड एनीथिंग अराउंड 5 to 6,000 पीपल, कुछ कोई तो बोलते हैं 10,000 लोग स्टारवेशन से, गोली से उधर खत्म हो गए। मरीज झापी का पूर्ण सत्य समय और उन लोगों की आंखों में जिंदा है जिनके अपने मरीज झापी से बचकर निकल सके। अभी तो बांग्लादेश नाम है, उस समय तो पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी बंगाल कहा जाता था। तो वहां से जब आए तो तभी उस पार भी तभी तो हम हुए। पूरा परिवार बच के आ गया था वहां से। हाँ, आए थे, आकर के हम लोग को एक कैंप में रखा गया था। 53 साल में, तो एक रिफ्यूजी कैंप में हम लोग को डाल के रखा गया था। तो 6 साल तक हम लोग वहीं रहे। कुछ हम लोग के लिए कोई, अब ये सोचते थे कि इतना सताओ, ये फिर भाग के फिर जहाँ से आए वहीं चला जाए, लेकिन हम लोग का जो बुजुर्ग लोग थे वो जा नहीं रहे थे, वहीं मरेंगे तो इसी देश में मरेंगे।
तो ये पड़े रहे। मारे गए लोगों की मौत के पूरे आंकड़े उस द्वीप की दलदली मिट्टी में कहीं आज भी दफन होंगे, लेकिन जितने भी मिलते हैं वो क्लास पॉलिटिक्स के कवर में कास्ट पॉलिटिक्स को छुपाते दिखते हैं। वहां से जब दंड करने से लोग आने लगे, हाँ। तो उसका तो कोई लिखाई पढ़ी तो था नहीं, हाँ। कितने लोग आए, हाँ। और कितने लोग वापस गए, किसी के पास उसका तो रिकॉर्ड तो है नहीं, लेकिन तरह तरह के कोई कुछ बता रहा है। एक बार अखबार में हमने देखा, किसी एक ने लिखा था, उसमें 4728 लोगों को मौत के बारे में उन्होंने बताया था, और कोई 2000 बताते हैं। हम है गरीब, हम है नीची जाति के, और सत्ता में बैठे हुए थे ऊंची जाति के लोग, हमारे ऊपर में उनको कभी भी रहम तो था नहीं। पर लेफ्ट के लिए तो कहा जाता है कि वो जाति देखते ही नहीं है। ये तो कहा जाता है, लेकिन आप देखिए तो ये क्या है, अंदर से कुछ और थे, बाहर से कुछ और दिखा रहे थे। हमारे जो इतने सारे मानव अधिकार के गुट हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, इन्होंने कभी मारिच झापी के बेचारे जो वहां के शरणार्थी थे उनके बारे में दो टुक नहीं कहा। सब गरीब थे, अनुसूचित जाति के थे, और लोग उन्हें भूल गए। ये वही नाम शूद्र हैं जो मथुआ समाज का हिस्सा हैं, और नागरिकता की इनकी लड़ाई आज भी जारी है। अभी ये जो सीए एनआरसी वाला बात जो सामने आ रहा है, अभी क्या होगा हम लोग का? फिर उखाड़ फेंका जाएगा हम लोग को। आपको नहीं लग रहा है कि इससे नागरिकता मिल जाएगी? नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? जो तमाम चीजें अटकलें लगाए गए, जो कागजात हमसे मांगा जा रहा, उन सब कागजात किसी के पास नहीं। हम तो पूर्वी बंगाल, तो कहा जा रहा है ना कि जो हिंदू होंगे उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ये तो बातों की बात, लेकिन कानून में तो ऐसा लिखा नहीं है ना। आपको लग रहा है नहीं होगा? नहीं होगा। अगर भाई देना चाहते हो तो आप दे देते हो, फिर इतना ये कागजात लाओ, वो 70 साल पुराना कागजात लाओ, ये सब क्यों मांगा जा रहा है? बंगाल में लंबे समय तक वामपंथी दलों का शासन रहा है, और वामपंथ की मूल विचारधारा ये कहती है न जाति न धर्म। हालांकि उनकी जो चुनावी राजनीति होती है वो सीधे तौर पर आधारित होती है क्लास पॉलिटिक्स पर, यानी अमीर और गरीब का फर्क करके, भेद करके। सीधी सी बात है, विभाजन विभाजन है, और राजनीति हमेशा विभाजन के आधार पर ही की जाती है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि किस तरीके से हाल के वर्षों में क्लास की उस राजनीति की जगह कास्ट की नई राजनीति नजर आ रही है। हालांकि लेफ्ट भी बदला बदला सा ही नजर आता है, क्योंकि जिस वामपंथ की विचारधारा कहती है कि धर्म नहीं, उस वामपंथ में भी अब संकेतों की राजनीति होने लगी। बंगाल के चुनाव में 2021 जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें वोट बंटवारा होने से हम लोगों का सबका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम लोग अगर एक साथ होकर लड़े तो अच्छा होगा। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नेता हैं, और अब वो लेफ्ट कांग्रेस के साथ गठबंधन का हिस्सा भी बन चुके हैं। लेफ्ट दलों को भी उनका साथ खुलकर कबूल है। सबसे पहले लेफ्ट दलों ने ही सीटों की मांग पर अब्बास सिद्दीकी से समझौता किया। अल्टीमेटली ये तिकोना मुकाबला है, और हम उम्मीद करते हैं कि वामपंथी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस है और फुरफुरा का जो अलायंस है वो आगे आएगा। जाति धर्म की राजनीति से अलग पहचान स्थापित करने वाले वामपंथ में संकेतों की राजनीति की सबसे अहम तस्वीरें 2019 के आम चुनावों से पहले आने लगी थी। वामपंथ के युवा चेहरों के नारों में भी यह बदलाव सुनाई देने लगा था। बदलते समय के साथ वामपंथ ने बदलते संकेतों की राजनीति शुरू की, तो ये बदलाव उसकी पुरानी विचारधारा भद्रलोक से अलग नजर आती। लेफ्ट के 34 साल के शासन में कोमलता से बोलने वाले, चमकती घड़ियों की कलाई और कलफदार कुर्ता धोती वाले नेताओं की भरमार रही। ये वो वर्ग था जो सांस्कृतिक तौर पर भी बांग्ला पहचान को परिभाषित करता था।
वामपंथ का ये बदलाव इसीलिए भी चौंकाता है क्योंकि नेतृत्व के नाम पर वामपंथी पार्टियों में अब भी भद्रलोक विचारधारा का ही मजबूत प्रभाव है। ऐसा 60 जगह दिए। वैसे फुरफुरा शरीफ के पीरजादा की राजनीति के साथ खड़े होने वाले लेफ्ट ने खुद में बदलाव के संकेत दूसरे अर्थों में भी दिए हैं। पौराणिक कथाओं में विश्वास है कि वही इतिहास है। पौराणिक कथाएं ले लीजिए, महाभारत और रामायण, उसके अंदर बिना हिंसा के और बिना राजनीतिक मतलब बिना जंग के कोई पौराणिक कथा है रामायण या महाभारत। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बंगाल की नई चुनावी राजनीति का विश्लेषण जारी है। आप देखते रहिए श्वेत पत्र। स्वतंत्रता के संग्राम में बंगाल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी समुदाय हैं, सब एक होकर आगे आए थे। यहीं से वो क्रांतिकारी विचार जन्म लेते थे जो जाकर समूचे देश में फैलते थे और जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। आजादी के दौर में पश्चिम बंगाल तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और गतिविधियों का केंद्र रहा और आजादी के लिए एकजुटता में जाति और विचार की बातें पीछे छूटती गई। पश्चिम बंगाल का इतिहास इतना अस्थिर या असामान्य रहा जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि उसे कभी जातिगत सोच या जातिगत राजनीति के विस्तार का समय ही नहीं मिल पाया। सत्ता का स्वभाव रहा है विभाजन और शासन। हाँ, लकीरें जरा यहाँ से वहाँ कभी कभी हो जाया करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि भले ही किसी भी चीज का फायदा उठाया जाए, आखिरकार लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।